हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज मैं आपको एक्सरसाइज 1 का जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उसकी मूल अवधारणाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं और उसकी मूल अवधारणाएं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखते जाइए और सारे प्रश्नों का एक नोट्स बना लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दो तत्वों का नाम लिखिए जो उपधातुओं के रूप में कार्य करते हैं। आपको दो तत्वों का नाम बताना है जो उपधातु हैं। तो मैंने यहाँ दो तत्वों का नाम बताया आपको, आर्सेनिक और एंटीमनी। लेकिन आप बहुत सारे तत्वों का नाम याद कर सकते हैं जो उपधातु हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इंडियम इत्यादि। ये सब क्या है? उपधातु हैं। ठीक है। अगला है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध बताइए। यानी आप याद रहे, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही ताप का मात्रक है, टेम्परेचर का मात्रक है, लेकिन आपको इन दोनों में संबंध बताना है। तो आप इसको ऐसे भी संबंध याद कर सकते हैं, C-0/100 = F-32/180। ये भी संबंध होता है। ठीक है। या मैंने यहाँ पर भी संक्षेप में संबंध लिखा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध F = 9C/5 + 32। इसको ऐसे लिखिएगा, F = 9C/5 + 32। ठीक है। जहाँ से सेल्सियस पैमाना है ताप का। अगला, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने स्थिर अनुपात के नियम का आविष्कार किया था। तो याद है, स्थिर अनुपात के नियम का आविष्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने 1779 से किया था। 1779 याद रखेंगे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। इन्होंने 1779 में स्थिर अनुपात के नियम का आविष्कार किया था। और गुणित अनुपात के नियम एक है जिसका आविष्कार किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है। अगला है, कौन सा नियम गैसीय अभिकारकों तथा गैसीय उत्पादों के अनुपात से संबंधित है? आपको बताना है वो कौन सा नियम है जो गैसीय अभिकारक और गैसीय उत्पाद के अनुपात से संबंधित है। तो वह नियम है गेल-लुसैक के गैसीय आयतन का नियम। याद रखें, गेल-लुसैक के गैसीय आयतन का जो नियम है वो गैसीय अभिकारकों और गैसीय उत्पाद के अनुपात से संबंधित है। इसको ऐसे भी कहते हैं गेल-लुसैक के गैसीय आयतन का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मूल पदार्थ को परिभाषित करें। एक मूल पदार्थ को परिभाषित करें। तो थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, एक मूल क्या है? एक मूल किसी पदार्थ की मात्रा है, किसी पदार्थ का वह मात्रा है जिसमें एवोगाड्रो संख्या के बराबर अणु, परमाणु या आयन या कोई कण उपस्थित होते हैं। और वह कण क्या है? 6.022 × 10⁻23। इतना ही क्या होता है? अणु, परमाणु या आयन एक मोल में उपस्थित होता है। ठीक है। तो देखिए, मैंने इसको दूसरे रूप में लिखा है, मूल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। एक मूल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही मूल कण होते हैं जितने कि 0.012 किग्रा कार्बन 12 परमाणु होते हैं। ठीक है। चलिए इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, CaCO3 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या की गणना करें। CaCO3 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या का गणना करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम आपको दिया गया है, तो बताना है 20 ग्राम में कितना मोल होगा। तो आप थोड़ा सा याद कर लें, मोल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं और आणविक द्रव्यमान से उसके दिए गए मात्रा में डिवाइड कर देते हैं, मोल की संख्या निकल जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो कैल्शियम का क्या होता है द्रव्यमान? 40 के आसपास होता है। जैसे परमाणु संख्या 20 हो गया तो 20 × 40 हो गया। कार्बन का क्या होता है? 12 और ऑक्सीजन का 16 गुना कर देंगे 3। तो सबको ऐड कर दीजिए, 40 + 12 हो गया 52 + 48 कितना हो जाएगा? 100। यानी CaCO3 का आणविक द्रव्यमान हो गया 100। यानी कहने का अर्थ है CaCO3 के एक मोल का द्रव्यमान CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के
एक मोल का द्रव्यमान 100 ग्राम है, यानी 100 ग्राम को एक मोल कहा जाएगा, तो 40 ग्राम को कितना कहेंगे, तो 20 ग्राम को कितना कहेंगे, तो 20 ग्राम में 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, सी सूत्र के 20 ग्राम में मोलों की संख्या बराबर भार बटा अनुभार, तो 20 बटा 100, 20 में 100 से डिवाइड किया तो 0.2 मोल, 0.2 मोल। यानी आप हमेशा याद रखें, जिसका मोल निकालना हो उसका आणविक द्रव्यमान निकालिए और आणविक द्रव्यमान से दिए गए मात्रा में भाग दे दीजिए, मोल की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। 4.4 आपको CO2 दिया गया है, उसमें ऑक्सीजन कितने होंगे, ऑक्सीजन कितने होंगे, तो पहले देख लीजिए CO2 के एक मोल में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, O2 2 है। ठीक है, तो अब देख लीजिए वहाँ एक मोल पे 2 है, लेकिन यहाँ कितना दिया है 4.4 ग्राम, तो पहले CO2 का मात्रा पता कीजिए कितना मोल है। यहाँ देखिए 4.4 ग्राम में कितना मात्रा होगा, तो पहले CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो कार्बन 12 होता है कार्बन का द्रव्यमान, O का होता है 16 गुना 2, तो कितना आ गया 12 प्लस 16 दूना 32, यानी कितना हो गया 44, यानी कहने का अर्थ है 44 ग्राम CO2 को एक मोल कहा जाएगा। 44 ग्राम CO2 को एक मोल कहेंगे तो 4.4 ग्राम को कितना कहेंगे, देखिए 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या बराबर 4.4 बटा 44 कर दिए, भाग दिए 0.1 मोल आ गया। अब इसका मतलब हुआ कि 0.1 मोल क्या है, CO2 की मात्रा है। अब यहाँ CO2 की मात्रा दिया गया है 0.1 मोल। ठीक है, इसमें बताना है O2 की मात्रा कितना है, तो देखिए हम 0.1 मोल में 0.1 मोल CO2 में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे 0.1, यहाँ 0.1 है गुना 2, क्योंकि वो क्या है 2 है, तो 2 इंटू एन, एन का मतलब है एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या हमें परमाणु की संख्या निकालनी है, तो बराबर 0.1 इंटू 2 इंटू एवोगाड्रो संख्या क्या होती है 6.022 गुना 10 के पावर 23। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा 1.2046 गुना 10 के पावर 23, इतना परमाणु इसमें आ जाएंगे। एंड 0.1 मोल में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या इतना होगी, इसको देख लेंगे। ठीक है, फिर से समझ लें कैसे हमने निकाला, पहले क्या किया मोलों की संख्या हमने निकाल लिया, इसका O2 है, O की मात्रा 2 है, तो इतना मोल में 0.1 मोल में ऑक्सीजन 2 है, तो कर देंगे गुना 2, और एक मोल में जो परमाणु की संख्या होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 गुना 10 के पावर 23, हम क्या किए एवोगाड्रो संख्या गुना कर दिए, परमाणु की संख्या हमको पता चल गया। ठीक है, अगला कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या की गणना कीजिए। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम दिया गया है, मात्रा दिया है 12 ग्राम, कार्बन 12 का मतलब इसका आणविक द्रव्यमान 12 हो गया, तो मोल की संख्या निकाल लेंगे, मोलों की संख्या तो 12 बटा 12 कितना आएगा 1 मोल, यानी पूछ रहा है कार्बन के एक मोल में कितने परमाणु हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है, कार्बन के एक मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होता है। ठीक है, यहाँ 6.022 कहिए चाहे 6.023 भी होता है, 10 के पावर 23 दोनों होता है। ठीक है, आप याद कर लेंगे। ठीक है, इतने परमाणु होंगे। अगला क्वेश्चन CaCl2 इंटू 2H2O का प्रतिशत संघटन निकालें। CaCl2 इंटू 2H2O इसका प्रतिशत संघटन निकालना है, यानी कहने का अर्थ है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो दिया गया है, इसमें जितने तत्व हैं प्रत्येक का प्रतिशत मात्रा आपको निकालना है, यानी कि आपको बताना है Ca कितना है, कितना परसेंट Cl2 है, कितना परसेंट जल है, सबका मात्रा अलग अलग आपको निकालना है। तो मात्रा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे CaCl2 इंटू 2H2O का आणविक भार निकालेंगे, तो ना पता चलेगा कि उस आणविक भार में कितना परसेंट कौन है। तो पहले आणविक भार निकाल लिए, देखिए आणविक भार तो 1 गुना Ca कर दिए, 2 इंटू क्या है Cl है, और 2 इंटू H2 2 गुना H गुना 1 गुना, सबको क्या किया मैंने मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, और सबका आणविक द्रव्यमान रखिए। 1 गुना कैल्शियम क्या होता है 20 होता है, तो परमाणु संख्या तो द्रव्यमान हो गया 40, क्लोरीन का 35.5 होता है, देखिए मैंने लिखा 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सबको गुना कर दिए, गुना करके मैंने जोड़ा तो 147 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पता चला कि इसका वजन 147 ग्राम दिया गया, 147 ग्राम हो गया। ठीक है, इसमें पता करना है कि कैल्शियम कितना परसेंट है, तो कैल्शियम मतलब 40 ग्राम, यानी 147 ग्राम में 40 ग्राम कितना परसेंट होगा, तो क्या होगा Ca का प्रतिशत 40 गुना 100 बटा क्या हो गया 147। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 40 बटा कर देंगे 147, और 100 में निकालना है तो गुना कर देंगे 100, तो मैंने गुना कर दिया तो इतना आ गया 27.1%। फिर क्लोरीन की मात्रा निकालना है, तो एक क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5, तो 2 का क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 पॉइंट कुछ हो जाएगा 1 हो जाएगा।
यानी 71 हो जाएगा, 71। तो देखिए वहीं के तो 2 इंटू देखिए यहाँ कर दिए 35.5 गुना 100/147 कर दिए, Cl का परसेंटेज निकल गया। फिर वैसे जल का परसेंटेज निकालेंगे H2O का, तो H2O का भार जल का होता है 18 और 2H है, देखिए यहाँ H2O 2 है तो 2 गुना 18 गुना 100/147, ठीक है। यानी जब भी प्रतिशत निकालना होता है तो उस मात्रा में क्या करेंगे, कुल मात्रा से भाग दीजिए। जैसे इसमें इसका कुल मात्रा कितना आया था, 147 आया, और कैल्शियम का मात्रा हो गया 40, इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 40 गुना 100 कर दीजिए, बटा कर देंगे 147, टोटल से भाग देंगे। जिसका परसेंट निकालना होगा उसमें 100 से गुना करके कुल मात्रा से भाग देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। यही प्रतिशत जो है यही कुल संघटन है, ठीक है, यही कुल संघटन का मान है। अगला क्वेश्चन, मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं? मूलानुपाती सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरल पूर्ण संख्या अनुपात को दर्शाता है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, फिर समझिए, वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरल पूर्ण संख्या अनुपात को दर्शाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे देखिए, अगर कहा जाए बेंजीन का सूत्र तो आप क्या लिखेंगे, अणुसूत्र C6H6 लिखेंगे, ये बेंजीन का सूत्र हो गया। लेकिन ये बेंजीन का अणुसूत्र हो गया, याद रहे अणुसूत्र है। लेकिन कहे कि नहीं बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र बताइए, तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6 का अनुपात क्या हो जाएगा, 6/6 1:1 हो जाएगा। इसका अर्थ है C और H, ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, वैसे ही अगर आपको कहता है मेथेन, CH4 हो गया, H6 क्या हो गया, एथेन हो गया, एथेन का सूत्र हो गया। इसका कहेगा मूलानुपाती सूत्र, तो हम 2 बटा कर देंगे 6, कट जाएगा कितना, 3 मरतबे, 1 अनुपात क्या आ गया, 3 आया। तो इसका मूलानुपाती हो जाएगा CH3, ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। यानी उसमें जो तत्व है उसके संख्या का सरल अनुपात जो आता है उसी को लिखा जाता है मूलानुपाती सूत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र में संबंध बताएं। मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र में संबंध बताएं। तो कहा जाएगा आणविक सूत्र बराबर, याद कर लें, n गुना मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र, जहाँ n बराबर होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी हो जाएगा, यानी इसको याद कर लेंगे। आणविक सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती सूत्र, जहाँ n बराबर होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होते जाएगा। ठीक है, अगला है स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, या रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति गुणांक क्या है? तो देखिए यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, एरो 2KCl प्लस CO2 अभिक्रिया दिए गए हैं। कहते अभिक्रिया के लिए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक लिखिए, यानी आपको पहले परिभाषा देना है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, और इस समीकरण के लिए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक का मान बताना है। तो देखिए थोड़ा सा काफ़ी सिंपल है। स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या को स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है। ठीक है, यानी याद रहे, यदि कोई समीकरण संतुलित है तो जितने उसमें क्या है, उत्पाद और अभिकारक है, उनके मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसी को कहा जाता है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक का अनुपात या स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। जैसे देखिए यहाँ क्या हो, इस समीकरण को ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है 2 दर्शाता है, फिर क्या है लास्ट में 2 और फिर क्या आ गया 3, एंड 2 2 और 3, यही 2 2 3 क्या है, स्टाइकियोमेट्री है, 2 2 3 स्टाइकियोमेट्री है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, उपयुक्त समीकरण में KClO3 में 2 मोल गर्म करने पर 2 मोल KCl और 3 मोल O2 उत्पन्न हो रहा है, अतः उपयुक्त अभिक्रिया में स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 2 2 और 3 है। जो यहाँ गुणांक दिखा रहा है यही क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। यानी कहिए किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रत्येक पदार्थ के मोलों की संख्या या प्रत्येक पदार्थ के गुणांकों की संख्या उसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। ओके, अगला क्वेश्चन, स्टाइकियोमेट्रिक तथा ऑन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक में अंतर बताइए। स्टाइकियोमेट्रिक तथा ऑन स्टाइकियोमेट्री में आपको अंतर बताना है। देखिए, वे यौगिक जिनमें विद्यमान तत्वों का संगठन निश्चित होता है स्टाइकियोमेट्रिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे H2O, NH3, CH4, CO2 आदि। जबकि वे यौगिक जिनमें विद्यमान तत्वों का संगठन संयोग करने वाले अवयवों की संयोजकता के अनुरूप नहीं होते हैं तथा परिवर्तनीय होते हैं, ऑन स्टाइकियोमेट्रिक कहलाते हैं। जैसे FeO फेरस ऑक्साइड हो गया, FeO, इसके बाद
दिया गया एफ यू में यहाँ देखिए एफ की मात्रा इतना दिया गया है 0.98 और सी यू एस है, सी यू एस में सी यू की मात्रा क्या 1.7 है। सबकी मात्रा को याद कर लेंगे। ये सब क्या है आपका ऑन स्टोइकियोमेट्री है, ऑन स्टोइकियोमेट्री है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। आपको रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा देना है और उसका कुछ प्रकार आपको बताना है। प्रकार तो बहुत होता है लेकिन कुछ प्रकार का वर्णन करना है। कहा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया रसायन विज्ञान में विभिन्न रसायनों की एक दूसरे से होने वाली अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आप सिंपल ऐसे याद कीजिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को ही रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कहेंगे जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रिया मैंने यहाँ नाम दे दिया है, जैसे अम्ल क्षार अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऐसा ही होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, हो गया अवघटन अभिक्रिया, बहुत सारा अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ अभिक्रियाओं का आप एग्जाम्पल दे दें क्योंकि लघु तरह प्रश्न है, आपको संक्षेप में उत्तर देना है। ठीक है, अगला मोल प्रभाज को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। मोल प्रभाज, इसको मोल अंश भी पूछता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोल प्रभाज या मोल अंश क्या है। मोल अंश क्या है तो कहेंगे मोल प्रभाज विलयन उपस्थित किसी एक अवयव का मोल प्रभाज उस विलयन उपस्थित उस अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन उपस्थित इन सभी अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। आप ऐसे याद कर लें, एक एग्जाम्पल समझिए। मान लेते हम क्या करते हैं, चीनी और पानी का विलयन बनाते हैं। एक विलयन हमने क्या किया, एक बीकर लिया और चीनी पानी का विलयन बनाया। इसमें चीनी मैंने डाल दिया C12 H22 O11, मैंने चीनी डाल दिया। अब प्लस मैंने इससे पानी H2 मिला लिया, विलयन बना दिया और हमको पता करना है कि इसका मोल प्रभाज क्या है। तो हम क्या करेंगे, H2 का हमें मोल प्रभाज निकालना होगा और C12 H22 O11 चीनी का मोल प्रभाज निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले इस विलयन का मोलों की संख्या पता करेंगे कि टोटल विलयन में मोलों की संख्या कितना है, नहीं पता कर लेंगे उसमें जल कितना मोल है। तो और मान लेते जल 2 मोल है और चीनी कितना मोल है, मान लेते 3 मोल है, तो टोटल क्या हो गया, विलयन 5 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पता चल गया कि जल 2 मोल और चीनी क्या है 3 मोल है। तो अब पूछेगा बताइए जल का मोल प्रभाज क्या है, तो करेंगे 2/5, ये जल का मोल प्रभाज हो जाएगा। वही कहेगा चीनी का मोल प्रभाज तो हो जाएगा 3/5, यानी विलय का मोल प्रभाज निकाला जाता है और विलायक का मोल प्रभाज। तो परिभाषा हो जाएगा कि किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। जैसे देखिए विलयन में उपस्थित एक अवयव के मोलों की संख्या यानी विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित अवयवों के मोलों की संख्या यानी कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोलंश कहा जाता है। इसको कैपिटल एन से सूचित करते हैं, कैपिटल एन से सूचित कर सकते हैं, यानी अपने इच्छा से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अगला विलयन की मोलरता क्या व्यक्त करती है। विलयन की मोलरता क्या व्यक्त करती है, आपको बताना है कि मोलरता क्या है। कहा जाएगा किस विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को इस विलयन का मोलरता कहा जाता है। इस प्रकार यह विलयन के प्रति लीटर में विलय की सांद्रता को व्यक्त करता है, यानी मोलरता क्या करता है, विलय की सांद्रता को व्यक्त करता है। ठीक है, अगला मोलरता की परिभाषा लिखिए तथा मोललता की परिभाषा लिखिए तथा इसकी इकाई बताइए। आपको मोललता, इसके पहले क्या था मोलरता या मोललता, दोनों में अंतर है। याद रहे मोलरता जो है हमेशा लीटर में व्यक्त करते हैं, लीटर से, यानी उसमें विलयन। यहाँ देखिए थोड़ा सा पहले वाला क्वेश्चन को आप देख लीजिए 1 सेकेंड। जब भी मोलरता को हम परिभाषित करेंगे, यहाँ देखिए मोलरता था तो प्रति लीटर विलयन, विलयन यहाँ ख्याल कीजिए, यहाँ विलयन है और प्रति लीटर 1 लीटर में परिभाषित किया जाता है। लेकिन जब मोललता की बारी आती है तो विलायक और केजी में होता है। जैसे देखिए यहाँ यह मोललता है, यहाँ क्या है विलायक, और क्या होना चाहिए केजी में होना चाहिए, किग्रा में होना चाहिए। तो यहाँ कहता है मोललता को परिभाषित कीजिए, यानी हमने जो कहा उस बात को फिर समझिए। यानी जब मोलरता होगा तो बिलियन को लीटर में मापते हैं, मोललता को निकालना होगा तो विलायक को केजी में मापेंगे। वही दिया गया, देखिए यहाँ परिभाषा मोललता का दिया गया है, किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। इसे एम से सूचित करते हैं। तो यहाँ कहता है मोललता और विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का भार मोलों में या केजी में, विलयन का भार केजी में।
इसका इकाई मोल प्रति केजी होता है, मोल प्रति केजी। अब जबकि मोलरता का हो जाएगा क्या, मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।